तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग मैथ में दो पाठ आपका पढ़ चुके थे पूरी तरीके से। पहला पाठ हमने वास्तविक संख्या आपका कंप्लीट करवाया था। दूसरा पाठ हमने आपको बताया था बहुपद। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। चूंकि साइंस का भी हम लोग कहे थे शुरुआत करने के लिए, तो हम लोग अब साइंस का शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स से पढ़ना। और फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग मतलब आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस खत्म करके अपना प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते कि इस चैनल पर क्या हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम इस साल क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम क्लास वाइज क्लास हम लोग शुरू से लेकर सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका फिजिक्स, PHYSICS। इसको बोलते हैं भौतिक। ठीक है, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में हमारा कक्षा 10वीं की बात किया जाए तो इसमें केवल दो ही टॉपिक आपके हैं। एक है आपका प्रकाश और एक है आपका विद्युत। तो आज हम लोग प्रकाश से शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्रकाश खत्म करने के बाद फिर आपका विद्युत हम लोग पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्रकाश। यहाँ पर हेडिंग है आपका प्रकाश। ठीक है, देखिए प्रकाश यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दिए हैं और अब इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात आता है प्रकाश है क्या। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अपनी आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी अगर कोई वस्तु हमको दिखाई देती है तो उसके दो बड़े रीजन होते हैं। पहला, वो प्रकाश में हो। दूसरा, जिससे जो वस्तु प्रकाश में है उसको हम अपनी आंखों के द्वारा देख पाएं। यानी किसी वस्तु के दिखाई देने का केवल दो ही रीजन होता है, पहला प्रकाश, दूसरा आपकी आंख। अगर दोनों में से कोई एक गायब हो जाए, यानी अगर आपकी आंख न रहे, प्रकाश रहे, तो क्या आप वस्तु को देख पाओगे। तो आप कहोगे नहीं सर, आंख रहेगा, वस्तु आपका आंख तो रहेगा लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। या आपके पास आंख हो लेकिन अंधेरा हो, यानी प्रकाश ही ना हो, तो क्या आप वस्तु को देख पाओगे। नहीं। तो इसी से प्रकाश की परिभाषा बनी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अपनी आंखों के द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख देते हैं। चूंकि देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पहले से यहाँ लिखा लिखाया आएगा। ठीक है, जब हम लोग ले लेंगे डिजिटल बोर्ड तब वहाँ पर आपको उस तरीके की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल हमको यहाँ पर आपको लिख लिख कर ही पढ़ाना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ पेन पेपर उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आपका रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बिना हिचक पूछ लीजिएगा कि सर हमको यहाँ नहीं समझ आया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद जिसकी मदद से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम अपनी आंखों द्वारा, ठीक है, आंखों द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रकाश की परिभाषा लिख दिया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अपनी आंखों द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश की परिभाषा। अब यहाँ पर प्रकाश के स्रोत आते हैं। प्रकाश की परिभाषा के बाद क्या आएगा, प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब ये होता है जहां से हमको प्रकाश मिल रहा है। तो देखिए प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के स्रोत के बारे में तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। आप कहोगे सर प्रकाश की उत्पत्ति
मतलब जहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत में हम लोग दो स्रोत पढ़ेंगे, कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत और एक पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो यहां पर पहला लिख देते हैं हम लोग। पहला क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखिए ये दीप्त और अदीप्त क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए दीप्त का मतलब ऐसे समझिए आप, जो स्वयं जलता है। दीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं जलता है। और अदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं नहीं जलता बल्कि दूसरे का सहारा लेकर जलता है, वही क्या है? अदीप्त है। तो अब इसकी हम लोग परिभाषा समझाते हैं आपको कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। याद करने के लिए हम आपको बता दिए, दीप्त मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा जो स्वयं जलता है, और अदीप्त का मतलब होता है जो दूसरे की मदद से जलता है, स्वयं नहीं जलता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको दीप्त और अदीप्त बताया। लेकिन अगर इसकी हमको परिभाषा बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग, यानी वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित, यहां पे लिख देते हैं होते हैं, ठीक है। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। जैसे जैसे में अगर हम बात करें, अगर आपको हम समझाएं कि जैसे में, तो क्या होगा? जैसे में होगा आपका यहां पर सूर्य। सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछे दीप्त प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी पृथ्वी पर दीप्त प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका सूर्य है। सूर्य के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मोमबत्ती। मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती के बाद क्या हो जाएगा आपका? मोमबत्ती के बाद आप बोल सकते हो लालटेन, ठीक है, लालटेन। आप जुगनू भी बोल सकते हो, जुगनू। आप टॉर्च भी बोल सकते हो, टॉर्च, ठीक है। आदि लगा देते हैं। यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। मोमबत्ती, आप कहोगे सर मोमबत्ती को तो हम लोग जलाते हैं, माचिस बार कैसे जला देंगे तब जलेगा। आपने क्या किया? आप उसको जलाते नहीं हो, आपने आग से संपर्क करवा दिया उसका, वो जलता स्वयं है। तो मोमबत्ती भी क्या है? आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है। वैसे लालटेन है, लालटेन को भी अगर आप माचिस ऐसे लगा दोगे तो वो जलने लगता है। उसमें आपने क्या किया? आग लगाने का काम आपने किया, जल वो स्वयं रहा है। तो यहाँ पर लालटेन हो गया। जुगनू, जुगनू आप देखे होंगे जो रात में स्वयं प्रकाशित होते हैं ऐसे, मतलब कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, वो जुगनू होते हैं। तो जुगनू भी क्या है? स्वयं प्रकाशित होता है, उसमें स्वयं प्रकाश होता है, ठीक है। उसके बाद टार्च, टार्च में आप कहोगे सर हम तो सेल लगा देते हैं तब टार्च जलता है, या बैटरी लगा देते हैं। आप देखिए, आप उसके माध्यम को तैयार करके देते हो, कार्य उसमें स्वयं होता है। मतलब आपने टॉर्च में बैटरी लगा दिया, उसके बाद आप पूरा सेटअप कर दिए उसका, और फिर आपने बटन दाब दिया, वो स्वयं से जलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्च, ये सभी आपके कैसे स्रोत हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो हमने कहा अदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता बल्कि दूसरे की मदद से क्या होता है? प्रकाशित होता है। यानी अगर हम बोलें तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता बल्कि दूसरे की मदद से, या यूं कहें कि दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से जलता है या दिखाई देता है, क्या कहलाता है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे आप समझिए, इसको लिख देते हैं। यानी वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता, जो स्वयं प्रकाशित
नहीं होता, बल्कि बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से दिखाई देता है। ठीक है, तो बल्कि यहां पे लिख देंगे दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से, दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई यहां पर देता है। हम बोलते भी जा रहे हैं, अगर आपको आपके पास पेन पेपर है तो आप लिखते जाइए। ठीक है, सुन सुन के भी आप लिखेंगे, तब पर भी आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता, मतलब इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन अगर दीप्त प्रकाश स्रोत पड़ जाए उसके ऊपर तो वो दिखाई देने लगता है। यानी बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से क्या होता है, वो दिखाई देता है या प्रकाशित होता है। क्या कहलाता है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे जैसे में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका अगर प्राकृतिक रूप से माना जाए, जैसे में चंद्रमा, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा की बात क्या हो जाएगा? जैसे में आपने कहा चंद्रमा, चंद्रमा की बात क्या है? जैसे में आप कह सकते हो कुर्सी, जैसे में दीवार। ठीक है, ये सभी आदि लगा देते हैं। अब आप समझ चुके हो कि ऐसे प्रकाश स्रोतों की बात चल रही है जो स्वयं तो प्रकाशित नहीं है, मतलब उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, बट अगर उनके ऊपर प्रकाश पड़ जाए तो वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे में चंद्रमा, देखिए चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, मतलब चमकने लगता है। और हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमको वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसी की रोशनी आपका पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है? आपका एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। दूसरा कुर्सी, कुर्सी जैसे है, कुर्सी को अंधेरे में रख दीजिए, आपको दिखबा ही नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रकाश मिलाएंगे आप उसे देख पाएंगे। ऐसे दीवाल है, ऐसे आप मान सकते हो मेज, अलमारी, मनुष्य स्वयं। ठीक है, मनुष्य स्वयं को अंधेरे में खड़ा कर दो वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में है तो वो दिखेगा। तो इस तरीके से ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन अगर उन पर प्रकाश पड़ जाए तो दिखाई देने लगता है, क्या कहलाता है आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? तीन टॉपिक पढ़ाया। कौन कौन सा? पहला प्रकाश पढ़ाया, फिर आपके प्रकाश के स्रोत बताए। प्रकाश के स्रोत में हमने आपको दो स्रोत बताया। कौन कौन सा? एक बताया दीप्त प्रकाश स्रोत और एक बताया अदीप्त प्रकाश स्रोत। हमने एग्जाम्पल भी देकर आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। इरेज करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर इरेज करने के बाद लिखेंगे और समझेंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश के स्रोत क्या है, हमने दो स्रोत पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे यहाँ पर प्रकाश के गुण। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं या प्रकाश में क्या क्या गुण विद्यमान है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूछता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, प्रकाश के किन्हीं चार गुणों को लिखिए या प्रकाश की किन्हीं चार विशेषताओं को बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आपको यहाँ पर उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश के गुण में अगर हम पहला गुण देखें, पहला गुण, तो पहला गुण तो यही होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, तो पहला गुण हमारा क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा में
यहां पर लिख देंगे गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है मतलब प्रकाश एकदम सीधे चलता है, कभी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अगर प्रकाश टेढ़े मेढ़े चलता तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच ही ना पाता, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी का इतना सघन वायुमंडल है, वो बड़े बड़े पिंड को तो जला देता है, बट प्रकाश अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो हमारे वातावरण में अगर पहुंच भी जाता तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस लौट जाता और पृथ्वी पर न आता। चूंकि प्रकाश एकदम सीधे चलता है तो वो चीरते हुए एकदम आगे आता है और पृथ्वी पर आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है मतलब एक सीधी रेखा में चलता है। यह प्रकाश की पहली विशेषता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहां पे लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यानी निर्वात का मतलब ये समझिए जहां पर वायु नहीं है। ठीक है, निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहां पर वायु नहीं है, जैसे हमारा अंतरिक्ष, हमारा जो अंतरिक्ष है वो वायुहीन है मतलब निर्वात है, वहां पर हवा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता के बारे में बात कर लें अगर, तो तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता यह है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति कर सकता है। यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, गमन करता है मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ऐसे समझिए कि प्रकाश में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या करता है? गति करता है। अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति ना करे तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच ही ना पाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, आप ऐसे समझिए ये रहा पृथ्वी और पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं सूर्य। ठीक है, यहाँ पर है सूर्य। अब सूर्य से प्रकाश को चलना है, तो प्रकाश को चलना है तो आप जानते हो कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, और निर्वात में गमन करता है तो यहाँ से प्रकाश चलता, बट अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ना चलता तो यहाँ पर पृथ्वी तक आने में उसको क्या होती? समस्या होती। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चौथा देख लीजिए, चौथा चौथा क्या है? प्रकाश अगर किसी चिकने तल से टकरा जाता है, प्रकाश अगर किसी चिकने तल से टकरा जाता है तो उस समय प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी किसी चिकने तल से टकराने पर, किसी चिकने अथवा पालिशदार लिख देते हैं। ठीक है, प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार पालिशदार सतह से टकराने पर, सतह से टकराने पर क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। टकराने पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी अगर प्रकाश किसी चिकने तल से टकराएगा तो टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा? प्रकाश में परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। अभी हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, सारी चीजों को समझेंगे।
तो यहाँ पर चौथा ये आपका विशेषता निकला कि किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराने पर प्रकाश में क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। पांचवा गुण हम ये लिखवा देते हैं, 5 ठो लिखवाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत उड़ के पूछता है तो 4 ठो और हम 5 ठो लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आता चला जाए। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है से मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना मार्ग बदल देता है। अभी आगे हम लोग चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, उसी को अपवर्तन बोलते हैं। तो देखिए, हमने बहुत अच्छे से गुण को पढ़ लिया। पहला गुण हमारा क्या कह रहा था, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा हमने बताया आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा हमने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है, ठीक है। अगला हमने आपको बताया, किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराने पर, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी प्रकाश अगर किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराएगा तो वहां पर प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अगला प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन में हमने आपको बताया कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो जैसे ही वह दूसरे माध्यम में जाता है अपने पथ से वो विचलित हो जाता है, मतलब हट जाता है। जैसे आप सीधे चलते रहें, कोई आपको पीछे से पकड़ के ऐसे ढकेल दे और आप जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर चलने लगे, तो उस प्रकार की जो घटना होती है प्रकाश में उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, समझने में चीजों को। ये हो गया प्रकाश के गुण। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पर अगला टॉपिक रहने वाला है प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। देखिए, माध्यम का मतलब वो होता है जिसकी वजह से हमारा काम हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ रही है, ये वीडियो आपके पढ़ने का क्या है, माध्यम है। यानी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। तो जो माध्यम होता है वो हमेशा क्या करता है, आपकी मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रकाशिक माध्यम है, प्रकाशिक मतलब प्रकाश से संबंधित कोई माध्यम है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले इसको आपको समझा देते हैं। देखिए, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक माध्यम। ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा रोड जिससे होकर गाड़ी जा सकती है, वो रोड आपका क्या है, एक तरीके का माध्यम है। और अगर गाड़ी प्रकाश हुई तो वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। यानी एक ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है, क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, ठीक है। यहां पर इसको लिख देते हैं, लिख देते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से होकर, ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है, ठीक है।
या प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करेगा उस माध्यम को आप क्या बोल दोगे? प्रकाशिक माध्यम। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। आप वैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रकाशिक माध्यम को समझ लिया। अब देखिए प्रकाशिक माध्यम अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड है और आप इस रोड पर गाड़ी लेकर जा रहे हो। तो गाड़ी लेकर जा रहे हो तो रोड कई तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है रोड एकदम बहुत बढ़िया बना हो सकता है रोड थोड़ा बढ़िया हो, थोड़ा खराब हो सकता है रोड एकदम खराब हो। यानी रोड के हिसाब से गाड़ी में देखें तो गाड़ी दो तीन तरीके से चल सकती है। जैसे अगर रोड बढ़िया है तो गाड़ी एकदम स्मूथ जाएगी, बढ़िया जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रोड थोड़ा खराब है, थोड़ा बढ़िया है, तो हो सकता है अगर जहां गड्ढा गुड्ढी पड़े आपकी गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, ठीक है। और अगर रोड एकदम खराब है तो यहाँ पर जैसे पंचायत सीजन में देखिए जब भूषण लेके जाता है अपनी बाइक तो क्या बोलता है, एकदम रोड एकदम उसका खराब रहता है तो कहता है ना सौकर ही बैठ गया है। तो अगर गाड़ी एकदम से खराब निकल गई, गाड़ी नहीं खराब निकली, रोड अगर एकदम से खराब निकल गया तो आपकी अच्छी खासी गाड़ी जो है वो क्या होगी, कुछ समय बाद वहां पे रिपेयरिंग को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलते चलते क्या होगा, उसका सस्पेंशन खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी को मानेंगे प्रकाश। यानी गाड़ी हमारा क्या है, प्रकाश है। यानी प्रकाश चल रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है प्रकाश चल रहा है। रोड जो है वो माध्यम है। तो यहाँ पर जो माध्यम होगा वो आपका क्या होगा उसके बारे में हम समझा रहे हैं। तो देखिए जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो तीन टाइप के होते हैं। हमने आपको बताया ना रोड तीन टाइप की होती हैं। तो एक तो होता है आपका पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ठीक है, मतलब एकदम स्मूथ रोड जिसमें कोई भी आपका रुकावट ना आए। दूसरा होता है पारभासी या पारभाषक, पारभाषक, ठीक है, या पारभासी माध्यम। तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। यानी जैसे हमने आपको बताया कि गाड़ी जो होता है वो तीन तरीके के रोड है, तीनों तरीके के रोड पर आपको गाड़ी लेकर जानी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोड है तो उसको बोल देंगे पारदर्शी माध्यम। थोड़ा खराब है, थोड़ा बढ़िया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पारभासी माध्यम। यानी इसमें आपका खराब भी है और अच्छा भी है, यानी अच्छा भी है और खराब भी है। अपारदर्शी एकदम खराब है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, ये तो हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश किया। अब इसकी परिभाषा बताते हैं। पारदर्शी, पार का मतलब होता है जिसके आर पार हम जा सकें, दर्शी मतलब दिखाई दे। यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिना किसी रुकावट के सरल रेखा में गमन कर सकता है, यानी बढ़िया से चल सकता है, क्या कहलाता है आपका पारदर्शी माध्यम। जैसे जैसे कांच, जैसे में अगर हम देखें कांच, जैसे में वायु, जैसे में साफ जल, ठीक है, जल मतलब साफ जल, एकदम साफ रहे, तो इसमें जो प्रकाश होता है बढ़िया से गमन कर सकता है, मतलब चल सकता है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिना किसी रुकावट के गमन करता है कौन सा माध्यम कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है, ठीक है। दूसरा है पारभासी, हमने कहा इसमें अच्छा भी है और खराब भी है। यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का पूरा तो नहीं लेकिन कुछ एक भाग आर पार गमन कर सकता है, क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर पारभासी माध्यम कहलाता है। यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग ही आर पार नहीं जा पाता, केवल थोड़ा सा भाग ही आर पार जा पाता है, क्या कहलाता है आपका, पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे जैसे में यहाँ पर लिख देंगे घिसा हुआ कांच, यहाँ पे लिख देंगे घिसा हुआ कांच, ठीक है। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद यहाँ पर गंदा जल, गंदला
जल। ये सभी क्या हैं? ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता, बल्कि कुछ भाग ही गुजर पाता है। ठीक है। तो घिसा हुआ कांच, जैसे अगर आप कांच ले लेते हो, उसको पत्थर पर खूब रगड़ दीजिए, उसका एक जो आपका ये जो चिकना तल है उसको क्या करिए, एकदम रगड़ कर खराब कर दीजिए दोनों तरफ। उसके बाद आप देखोगे इस पार से उस पार, तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। दूसरा है तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, जैसे हम लोग जब 7 8 में पढ़ते होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जब चित्र बनाने के लिए हमको टीचर देते हैं कि चित्र बना के लाइए, हम लोग क्या करते थे, कागज फाड़ते थे, तेल सर में लगा होता था, ऐसे उसको लगाकर, लगाने के बाद वो पारभासी माध्यम बन जाता था। पारभासी माध्यम बन जाता था मतलब आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता था। तो हम लोग जिस चित्र को बनाने के लिए कहें उसी के ऊपर वो पन्ना रख दें और वो दिखने लगे ऊपर, और रूल से उसके ऊपर क्या कर दें, ऐसे स्केच बना दें, तो चित्र बढ़िया आराम से बन जाता था। तो मार भी नहीं पड़ती थी और बढ़िया से काम भी हो जाता था। तो तेल लगा हुआ कागज आपका कौन सा माध्यम है? पारभासक माध्यम। ठीक है, कहीं कहीं पारभासी माध्यम भी बोल देते हैं। और उसके बाद गंदला जल। गंदला जल का मतलब ये है कि आप जल ले लीजिए, जैसे बरसात का जो पानी होता है वो जो होता है वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि मिट्टी उट्टी में मिला रहता है। अगर आप बरसात के पानी को ऐसे उठाएंगे, जो खेत में पानी लगा होता है, तो वो गंदा होता है। ठीक है। या ऐसे आप करिए कि कांच का ग्लास ले लीजिए और उसमें क्या करिए, आपका धूल जो होता है, धूल कण, उसको मिलाकर ऐसे घोल दीजिए। आप देखोगे कि उसमें आप आर पार बढ़िया से नहीं देख पाओगे, क्योंकि बीच में गंदा जल आ गया। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? पारभासी माध्यम की, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा पाता है, पूरा भाग आर पार नहीं जा पाता। क्या कहलाता है? आपका पारभासी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक। देखिए, अपार, अपार का मतलब जो आर पार ना हो, अपार का मतलब जो आर पार ना हो, यानी यहाँ पर अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए ना, दर्शा काहे लिखे हैं हम, अपारदर्शी, यहाँ पे लिख देंगे अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, यानी जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो जा पाता, वो माध्यम क्या है आपका? अपारदर्शी माध्यम है। और जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाएगा उसकी वो परछाई बना देता है। जैसे हम और आप हैं, अगर हम लोग खड़े हैं प्रकाश में, तो प्रकाश हम लोगों के आर पार से होकर नहीं जा पाएगा, तो हम लोगों की क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है। ठीक है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें तो इसमें जैसे हम बोल सकते हैं, दीवार है आपका, मेज है आपका, ये वाइट बोर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है, बोर्ड ले लेते हैं आदि। अब आप समझ चुके हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी ऐसे माध्यम की जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक है। और जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता उसकी क्या बना देता है? वो परछाई बना देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रकाशिक माध्यम को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया है। प्रकाशिक माध्यम क्या था? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है वही हमारा क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? तो हमने आपको बताया, देखिए, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि जो गाड़ी होती है वो 3 तरीके के रोड पर चल सकती है। एक रोड ऐसा जो एकदम स्मूथ हो, तो स्मूथ वाले को हमने बोल दिया पारदर्शी। एक ऐसा रोड जो थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा उसमें गड्ढा गुड्ढी हो, तो वो हो गया थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो तो पारदर्शी माध्यम हो गया, पारभासी हो गया। ठीक है। अपारदर्शी को हमने बताया कि रोड जो है एकदम ही खराब हो। तो यहाँ पर रोड का मतलब ये था माध्यम, और गाड़ी का मतलब क्या था? प्रकाश था। तो अगर पारदर्शी माध्यम है तो इससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, लगभग 90% भाग क्या हो जाता है? आर पार चला जाता है। ठीक है। जैसे हमने बताया कांच, वायु, जल, इनमें होकर प्रकाश बढ़िया से आर पार चला जाएगा। पारभासी माध्यम में हमने आपको बताया, पारभासी माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश केवल आंशिक रूप से आर पार जा पाता है। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत ही प्रकाश आर पार जा पाता है, पूरा भाग प्रकाश का आर पार नहीं जाता। तो क्या कहलाता है? वो आपका पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच से मतलब ये है
आप कांच ले लीजिए और उसके दोनों फलक को क्या करिए, यानी दोनों तल को आप पत्थर से रगड़ दीजिए और वो पूरा घिस जाए। उसके बाद अगर आप आर पार देखोगे तो पूरी तरीके से आपको दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला सा दिखेगा। तेल लगा हुआ कागज हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग चित्र बना के उसको यूज करते थे। गंदला जल यानी गंदा जल के बारे में भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर आता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम को हमने समझाया कि ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, क्या कहलाता है आपका, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे दीवार हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, हम हो गए, आप हो गए, यानी जो भी वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता वो क्या कहलाते हैं, आपका अपारदर्शी माध्यम कहलाती हैं और उनका परछाई बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मिटा देंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए पड़ जाएगा। हम मुंह से बोलते चले जाएंगे, आप क्या करिए वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिए और पूरा जैसे जैसे बोल रहे हैं उस वैसे वैसे लिखते जाएंगे तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे लिखने का, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। हम इसको चित्र बनाकर एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर इसके चित्र को समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के चित्र को अगर आपने समझ लिया तो आप इतना समझ लीजिए कि आपने प्रकाश के परावर्तन को पूरी तरीके से समझ लिया। आपको ज़्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल चित्र को इमेजिन करिए, उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए, आप पूरा लिख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराएगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। सिंपल सा दो लाइन है, प्रकाश चिकने तल से टकराएगा, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश आएगा, चिकने तल से टकराएगा, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो आईना लेकर बाहर निकलते थे, आईना लेकर बाहर निकलते थे, या आज भी अगर आप देखोगे आपके घर में अगर आईना होगा तो आप बाहर लेकर निकलना धूप में और अपने घर की दीवार की तरफ ऐसे उसको मतलब आईने को कर देना, देखना प्रकाश आएगा, आईने पर टकराएगा, टकराने के बाद जिस दिशा में आप आईने का मुंह किए रहोगे उस दिशा में आईने के बराबर पूरा का पूरा एकदम प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा एकदम वो जगह उजाला से भर जाएगा। क्यों भर जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश चिकने तल यानी शीशे से टकरा रहा है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब चित्र के माध्यम से बता के आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह से मतलब जिससे होकर प्रकाश टकराएगा, ये चिकना तल है एकदम स्मूथ, ठीक है। ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे लिख भी देते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब इस परावर्तक पृष्ठ से आकर प्रकाश टकराएगा। तो यहाँ पर हमने माना कि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और यहाँ पर टकरा गई। जब ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल से टकराई तो टकराने के पश्चात वापस प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी टकराने के पश्चात प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार पृष्ठ से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है वही क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किरण आया, टकराया, टकराकर वापस ऐसे लौट गया, तो लौट गया तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो टकरा कर जा रही है ये परावर्तित हो रही, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के जस्ट एकदम बीचों बीच एक सीधी रेखा 90 अंश पर खींचते हैं। मतलब एक ऐसे सीधी रेखा खींचते हैं जो परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत होता है। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ ऐसे रेखा खींचे है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोल देते हैं, अभिलंब बोल देते हैं। ठीक है, अभिलंब यानी जो प्रकाश की किरण आकर दर्पण से या चिकने तल से टकराती है उसको तो हम बोल देते हैं आपतित किरण। और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो प्रकाश किरण वापस लौट रही होती है उस लौट रही किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, जो कि उसी माध्यम में क्या हो रही है, वापस जा रही है, मतलब लौट रही है। अब क्या होता है, अब यहां पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, किसके बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बन रहा है, मतलब कोण बन रहा है। और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई से दर्शाते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, आपतन कोण बोल देते हैं, आपतन कोण। और इसको किससे दर्शाते हैं, कोण आई से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं परावर्तन कोण। उसको क्या बोल देते हैं, परावर्तन कोण। और इसको किससे दर्शाते हैं, कोण आर से। तो यहां पर हमने देखा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपतित किरण क्या है, तो आप बताओगे वह प्रकाश किरण जो किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कोई आपसे पूछे आपतन कोण क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको कोण आई से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई आपसे पूछ ले परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको कोण आर से दर्शाया जाता है। तो ये रहा पूरा परावर्तन का एकदम पूरा परिभाषा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप बोलोगे सर आप परिभाषा लिखवाए ही नहीं, चित्र से समझा दिए। देखिए चित्र अगर आपके दिमाग में है तो आप परिभाषा खुद से लिख सकते हो। कैसे, देखिए आप कैसे लिखोगे, इस चित्र से प्रकाश का परावर्तन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है। यहां पर देखिए चिकने और पालिशदार सतह से टकरा रही है, तो परिभाषा क्या बना, जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना है वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन हो गया। अभिलंब क्या है, परावर्तक पृष्ठ पर अगर हम कोई लंबवत ऐसे लंब खींच देते हैं तो वही हमारा क्या है, अभिलंब है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के एकदम बीच में खींचा गया है। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको कोण आई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया परावर्तन की परिभाषा। अब यहाँ पर परावर्तन के नियम, क्योंकि आपसे जो एग्जामिनर है वो ये पूछेगा परावर्तन की परिभाषा लिखते हुए या परिभाषा बताते हुए इनके नियमों को भी लिखिए। ये कम से कम 4 या 6 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है,
प्रकाश के परावर्तन के नियमों को भी लिखिए। अगर आपसे पूछ लिया परावर्तन के साथ साथ इसके नियम को भी लिखिए, तो आपको नियम भी जानना चाहिए। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? परावर्तन के अगर हम नियम की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन के नियम। तो चूंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर परावर्तन के नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम के सापेक्ष मतलब परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, परावर्तन के कितने नियम होते? तो हमने कहा 2 नियम होते। कौन कौन सा? इसको भी चित्र से ही समझा देते हैं, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। लिखने की जो जरूरत पड़ेगी हम लिख देंगे। पहला नियम ये कहता है, देखिए पहला नियम अगर हम देखें प्रकाश के परावर्तन का, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ये किरण आ रही ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जहां ये तीनों मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी एक ही बिंदु पर ये तीनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला नियम हो चुका। पहला नियम आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल है। परावर्तन बहुत सरल होता है। ठीक है, अगर आप चित्र को समझ जाएंगे तो परावर्तन बहुत सरल है। हमने फिर से आपको अगर रिपीट करना हो तो हम रिपीट कर देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गया आपके परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या कहता है? आपतन कोण यानी कोण आई, परावर्तन कोण यानी कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रकाश के परावर्तन को पूरी तरीके से समझ लिया। प्रकाश का परावर्तन क्या था, परावर्तन के नियम क्या थे, सारी चीजों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आप यहाँ तक बनकर वीडियो देखे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, उन दोस्तों तक जो कक्षा 10वीं में हैं। ठीक है, और अगर आप बड़े हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास जो 10वीं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके पास शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और वो भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। कल हम लोग दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। दर्पण यानी शीशा क्या होता है, कैसे होता है, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कितने हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, सारी चीज़ों को कल डिस्क्राइब करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इसको यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।